नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयार की गई बुक, ये पुस्तक। इस पुस्तक में से मैं आपको अध्याय चौथा करवा रही हूँ, फोर्थ करवा रही हूँ, संविधान की प्रस्तावना। और ये आपका है भाग वन संवैधानिक ढांचा, जो इसका एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है ना, भाग वन संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे के मैं आपको पहले 3 अध्याय करवा चुकी हूँ, ठीक है। और अब ये चौथा अध्याय है हमारा संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी अमेरिका के बाद इसको अपनाया था प्रस्तावना को, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तब प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया था। तो सब मैं आपको ये बताऊंगी प्रस्तावना कहते किसे हैं। संविधान के परिचय या भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है प्रस्तावना में, पूरे संविधान का सार प्रस्तावना में होता है। जैसे कि प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए व पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित जो है वो हमारे देश की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया प्रस्तावना में। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें ये नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु क्या है। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। देखो, जो प्रस्तावना होती है उसमें ये है कि हम अपने भारत को किस प्रकार का आगे कल्पना करते हैं, हमारा भारत देश कैसा होगा, तो ये हमारे प्रस्तावना की विषय वस्तु है। तो इसकी जो प्रस्तावना को हम कैसे पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की प्रस्तावना है उसमें ये सारी बातें लिखी गई और ये कहा गया कि इस दिन को हम जो है इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया भी 42वां संशोधन किया गया था अधिनियम 1976 के तहत, उसमें प्रस्तावना पहले बना दी गई थी, लेकिन उसमें 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताऊंगी विषय प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व होते हैं, ठीक है। पहला तत्व है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, इट मीन्स जनता का पूरा अधिकार होता है कि वो चुनाव में भाग लें, अपने नेता चुने, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है, अधिग्रहित करता है। भारत की दूसरा इसका तत्व है भारत की प्रकृति। यह प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा इसका तत्व है संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार हमारे जो संविधान का मेन उद्देश्य क्या है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं। और चौथा इसका तत्व है संविधान लागू होने की तिथि। यह 26 नवंबर 1949
की तिथि का उल्लेख करती है, जो प्रस्तावना है, क्योंकि हमारा जो संविधान जो है वो पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो जब ये पूर्ण होता वही तिथि इसकी मानी जाती है। संविधान लागू होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 को तिथि का उल्लेख करती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको सारा बताया ना कि प्रस्तावना की विषय वस्तु, तो जो शब्द उसमें हैं अब उनका थोड़ा सा अलग से व्याख्या की जाएगी। प्रस्तावना में कुछ शब्दों को उल्लेख किया गया है, जैसे संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ना तो वो निर्भर है और ना ही इसके ऊपर कोई अपना अधिकार कर सकता है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब यह होता है। तो वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। फिर भी यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, चाहे इन्होंने ब्रिटेन को अपना इसका प्रमुख माना था 1949 में, क्योंकि अभी तक ठीक है उन्होंने हमें आज़ादी दे दी थी, स्वतंत्र हो गया था भारत, लेकिन अभी तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। तो इस तरीके से अभी भारतीयों ने ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता तो स्वीकार कर ही लेती और ब्रिटेन को उसका प्रमुख भी माना, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती थी। और तीसरा जो है इसमें आएगा प्रस्तावना में संप्रभुता में कि भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में भी सीमित नहीं करती। ये मैंने आपको इसका अर्थ बताया भी संप्रभुता का। इसी में ही एक और आएगा आपको, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ भी सकता है। इट मीन्स कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा भी छोड़ सकते हैं। दूसरा इसका जो शब्द है, इसका जो मैंने आपको बताया ना, इसके प्रमुख शब्द प्रस्तावना में अभी मैंने आपको बताया संप्रभुता का। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी में क्या बताऊंगी मैं आपको कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। पहले से इसमें समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण व निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। देखो मैंने इसमें ये बोला है कि भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतंत्र में जनता का शासन है इसमें, तो इस समाजवाद में जनता का पूरा अधिकार है इसमें। तो यहाँ पर साम्यवादी समाजवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद को राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन पर, वितरण पर, सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है, निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया है और उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि इसके ऊपर सबका अधिकार कर दिया। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद किस में आस्था रखता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि भारत के हमारे लोकतांत्रिक देश में पूंजीवादी व्यवस्था भी है और समाजवादी व्यवस्था भी है, मिश्रित, यानी कि दोनों है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखते हैं, जैसे जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका मेन उद्देश्य क्या है? गरीबी को दूर करना, बीमारी को और अवसर की असमानता। अवसर की असमानता मीन्स कि अवसर की जो असमानता है, भेदभाव है, उसको ख़त्म करना।
भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद को ज़्यादा झुकाव है। देखो, जो भारतीय समाजवाद है इसमें मार्क्सवाद के विचार भी शामिल है और गांधीवाद भी, लेकिन इसमें गांधीवाद समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है, गांधीवाद की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है। और इसमें अभी मैं आपको सारे समाजवादी का ही बता रही हूँ। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला भी बना दिया है। उदारीकरण, निजीकरण, क्योंकि अगर निजीकरण बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि निजी संपत्ति का उन्मूलन, तो निजीकरण संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाएगा तो हमारे देश का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे थोड़े से परिवर्तन किए गए। 1991 में एक नई आर्थिक नीति लागू की गई, उसके अनुसार उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है कि उदार तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे के साथ चलाना और दूसरे की बातों को, अच्छी बातों को अपनाना, इस तरीके से। और ऐसे ही निजीकरण का बताइए, जिसके पास अपनी धन संपत्ति है वो अपने व्यापार में लगा सकता है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। वैश्वीकरण मीन्स कि पूरे विश्व के देशों के साथ व्यापार करना, आयात और निर्यात। तो ये सब नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में, 1991 में। तो इसने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया। तीसरा इसमें समाजवादी शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसमें जो जोड़े गए। मैं आपको इसमें मेन मुख्य शब्द बता रही हूँ, प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य शब्द जोड़े गए। तीसरा शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, और ये संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संशोधन करके उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने भी 1976 में ये कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए देखो, मैंने आपको बताया ना कि जब हमारे देश का संविधान बना था उस समय धर्मनिरपेक्ष राज्य अलग से शब्द को जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का, देखो आपको मैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें हमारा एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स धर्मनिरपेक्ष। उससे हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो भी एक ऐसे देश की राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूरी स्वतंत्रता हो। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है सबको, मतलब सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती, सरकार का सब धर्मों के लिए समान समर्थन है। चौथा शब्द इसमें जोड़ा गया लोकतांत्रिक। तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, अर्थात जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में हो। ये मैं आपको मैं आपको प्रस्तावना के सारे शब्द बता रही हूँ कि प्रस्तावना मुख्य शब्द कौन सा। मैंने आपको संप्रभुता बताया है, फिर मैंने आपको समाजवादी बताया है, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, अब चौथा बता रही मैं आपको लोकतांत्रिक। कि संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, कि संविधान की प्रस्तावना में एक जो हमारी राज व्यवस्था वो लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में। भाई लोकतांत्रिक तभी तो होगा, लोक में जनता, तंत्र शासन, जनता का शासन, तो जनता के हाथ में शक्ति होगी तभी तो देश लोकतांत्रिक माना जाएगा। तो सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में, जनता के हाथ में हो, जिसमें ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। लोकतांत्रिक सही मायने में तभी माना जाता है राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल हो, तभी वो सही मायने में लोकतांत्रिक माना जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और ये ऐसा कहाँ होता है जहाँ की जनसंख्या कम हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे भारत जैसे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मीन्स इसमें लोग चुनाव में भाग तो लेते हैं, ठीक है, और उस चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको वोट देते हैं, तो जो प्रतिनिधि बहुमत से जीतता है सरकार उसी की बनती है। इसका मतलब वो हमारी जनता की तरफ से कौन कहलाए जाते हैं, प्रतिनिधि। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का
इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसमें जनता खुद नहीं आती, अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग विविध रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। इसी संदर्भ में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी प्रदान किया जा सके। तो कहने मतलब कि लोकतंत्र सही मायने में तब माना जाता है जब लोग राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं माना जाता। पांचवा शब्द इसमें जोड़ा गया गणराज्य। गणराज्य एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांट सकते हैं हम। पहला क्या है? राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। पहला है राजशाही, दूसरा है गणतंत्र। अब राजशाही में क्या होता है? इसमें सारी सत्ता किसके पास होती है? राजशाही में राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राजा या रानी, वो प्रमुख होता है। राजशाही नाम से स्पष्ट है, राजशाही शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास या रानी के पास। उत्तराधिकार के माध्यम से पद, इसमें क्या होता है? जो मुखिया होता है वो उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसा कि और राजशाही जो है वो कौन से देश में है? ये है ब्रिटेन में। गणतंत्र में और दूसरा हमारा है गणतंत्र। मैंने आपको बताया अभी कि गणराज्य जो है दो भागों में बांट सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटते हैं, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही के मैंने आपको बताया कि सारी राज्य के पास जो प्रमुख शक्ति होती है किसके हाथ में होती है? राजा या रानी के पास। और इसमें उत्तराधिकार के माध्यम से पदवी मिलती है, पद पर आसीन होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में। और दूसरा मैंने आपको बताया है गणतंत्र। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। गणतंत्र में क्या होता है कि राजा का शासन नहीं होता, इसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य प्रमुख होता है वो निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, उसको चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है, जैसे अब हम बताएंगे भारत के संविधान में प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती। जैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, बहुमत जिसके पास होता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे केंद्र के एमपीज और राज्यों के एमएलए विधानसभा के, तो ये भाग लेते हैं। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख जो है राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें भी शामिल हैं। पहला, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। ये तो है ही है, गणतंत्र में जो शक्ति होती है वो राजा के हाथ में नहीं होती, वो किसके हाथ में होती है? राजनीतिक संप्रभुता किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। और सबसे बड़ी बात इसकी और क्या है, इसमें दूसरी बात कौन शामिल है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता, सब इसमें एक जैसे समान होते हैं, सबको इसमें चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए भी खुला होगा। और छठा, इसमें अब मैं आपको बताऊँगी न्याय। सारा प्रस्तावना के सारे शब्द बता रही हूँ मैं आपको, जो शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो, प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। सामाजिक में देखो, हम समाज में रहते हैं, अगर हमारे साथ जाति के ऊपर, रंग के ऊपर, धर्म के ऊपर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक भेदभाव। ठीक है, तो न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार करना, उसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। और आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक कारणों के आधार पर। और राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट देने का पूरा अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। 1917 की जो रूस में से क्रांति हुई थी ना, रूस में 1917 में, उस क्रांति से उन्होंने इन तीनों शब्दों को लिया है, न्याय के तीनों तत्वों को। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जो लोग राज्य में, देश में जो भी कार्य करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, रोक टोक की अनुपस्थिति हो, पूरी आज़ादी हो, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। साथ साथ व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो स्वतंत्रता का हम क्या अर्थ बताएंगे कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होना, और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर भी उसको प्रदान करना। क्योंकि अगर हमें विकास के अवसर व्यक्ति को नहीं मिलेंगे तो उसके लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होगा, तो उसको स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन उसको विकास के अवसर नहीं मिले व्यक्ति को, तो उसके लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ क्या होता है कि उसको विकास के अवसर प्रदान हो। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। देखो, प्रस्तावना में ये भी लिखा गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। और अगर कोई भी सरकार हमारे इनका अधिकारों, मौलिक अधिकारों हनन करता है तो हम व्यक्ति जो है या हम जो भी हैं, मतलब वो कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है मौलिक अधिकारों को अगर हनन करते हैं तो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर किया जा सकता है, ये भी है। देखो, हमें स्वतंत्रता मिली है, अगर हम स्वतंत्रता का जो है आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे, गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो भी गलत है। तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार का इस्तेमाल जो है वो संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर, यानी कि कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के भीतर ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों की फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, वहाँ से लिया गया। अभी मैंने आपको बताया न्याय का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। और जो स्वतंत्रता में हमारी जो मैंने आपको स्वतंत्रता का बताया ना अभी मैंने कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन आदर्शों को कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। अब है समता। समता का अर्थ क्या होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समता का मतलब बराबरी। तो अगर किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले तभी तो बराबरी होगी ना। अगर एक समाज में रहते हुए कुछ को विशेष अधिकार मिले हुए, कुछ को कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो वो तो गलत है। तो समता का अर्थ क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार ना मिले और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति व अवसर की समानता प्रदान करती है, जैसे कि धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है। देखो, मैंने बताया समता, हमारे देश में संविधान में समता पर विशेष महत्व दिया गया है कि सभी बराबर हैं। अब लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, सब चुनावों में हर व्यक्ति को अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मतदान का अधिकार है, प्रावधान है। वयस्क मतदान का प्रावधान मीन्स कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है
वो वोट दे सकता है, मतलब किसी का कोई भेदभाव नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39, इसमें क्या है, महिला व पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन व समान काम के लिए समान वेतन के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। ये सब क्या है, अब देखो समता में है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कल्याणकारी का सारे सिद्धांत नहीं है। तो अगर कहीं अनुच्छेद 39 के अनुसार महिला व पुरुष जो भी अपना काम करते हैं जीवन यापन के लिए, तो समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला आपका इसमें है बंधुत्व। प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। भाईचारे की भावना को एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय व वर्ग विविधताओं से ऊपर उठे, सौहार्द व आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। बंधुत्व तभी होगा ना कि जब धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीय या वर्ग से हम इनसे ऊपर उठें। जब इनसे व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, आपस में उनमें सौहार्द की भावना आएगी, भाईचारे की भावना आएगी। जब ये सारी भावना आएगी, अपने आप उनके अंदर बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, एक तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की अखंडता और एकता। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावना में जो बंधुत्व है, बंधुत्व में दो बातों को मेन ज़्यादा जोर डाला गया, एक तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता व अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया और 42वें संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ। जितने हमारे राज्य हैं उन सब से मिलाकर भारत देश बनता है, तो राज्यों के संघ से ही भारत की पहचान है। तो भारत का वर्णन जो है किसके रूप में किया गया, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है कि कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य प्रस्तावना का जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, बंधुत्व का, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक जो है सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो मेन बाधाएं आती हैं, एक तो सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, इन बाधाओं पर पार पाना है। यानी पार पाना मीन इन बाधाओं को दूर करना है, तभी जाकर बंधुत्व की भावना आ पाएगी। तो ये मैंने आपको बताया प्रस्तावना में कौन कौन शब्दों को शामिल किया गया। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। देखो हमारे संविधान के मेन आधार क्या हैं, हमारे नैतिक मूल्य, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब जो हमारे संविधान के आधार हैं। और यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों व अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। प्रस्तावना संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये सब किसने कहा, के मुंशी ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। देखो ना, जिन बातों को मेन जो है मुख्य विषय प्रस्तावना में जोड़े गए और इसी के आधार पर आगे हमारा सरकार का, देश का संचालन किया गया। तो प्रस्तावना संविधान में लिखी गई, तो प्रस्तावना संविधान में लिखी बातों को हर देश की सरकार, हमारे देश की सरकार को मानना अनिवार्य था और जनता को भी। तो प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण संविधान की प्रस्तावना है। हमारे सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भी यही मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से भी ज़्यादा है। यानी कि जो मैंने कहा ना कि सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा, प्रस्तावना लिखी, लेकिन बाद में अन्य देशों ने इसको अपनाया। तो जो हिदायतुल्लाह हैं वो ये कहते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से भी ज़्यादा है, यह हमारे संविधान की आत्मा है।
जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शक्ति है जिन्हें क्रांति परिवर्तित कर सकती है। मतलब इतनी अधिक इसमें बातें, ऐसी शक्तिशाली बातें लिखी गई हैं कि जो कि हमारे देश को चलाने में, एक लोकतांत्रिक देश को चलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। नेक्स्ट विषय, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं। ये प्रस्तावना के एक भाग, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, इसमें एक विवाद रहता है कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से बनाए जा चुके थे। यानी कि प्रस्तावना को बाद में बनाया गया, पहले बाकी भागों में बनाया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन ये उठाएं कि क्या ये संविधान का एक भाग है या नहीं है। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। मतलब प्रस्तावना को संविधान में सबसे बाद में जोड़ा गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने ये कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना, ये जो कहा ना कि पहले क्वेश्चन है ना कि प्रस्तावना क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। जो विधायिका है, जो संसद है, जो कानून बनाती है, तो इसमें कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रस्तावना यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, नेक्स्ट इसका ये अलग नेक्स्ट आपका टॉपिक है। ये प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना कितनी होती है। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार, देखो प्रस्तावना में संविधान की एक धारा है 368 के तहत ये कहा गया कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था कि क्या इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में उठा ना, तो ये कहा कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। इसको बाद में जोड़ा गया, संविधान का भाग नहीं है। अब मैंने ऊपर बताया ना कि संविधान का भाग है, तो ये संविधान का भाग नहीं है। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया, सिर्फ एक बार किया गया। इसके ज़रिए इसमें 3 नए शब्दों समाजवाद, और वो भी संशोधित कैसे किया गया है, सिर्फ एक बारी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, इसलिए सिर्फ एक बार संशोधित किया गया प्रस्तावना को। ठीक है। कौन से नए 3 शब्द हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया, कानूनी ठहराया गया, जो कि देश के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है प्रस्तावना का अध्याय। तो उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ, आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए। आप इस नोट्स में जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में से कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो मैंने वहाँ से कोई भी छोड़ा हो। सारे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने लिए हैं। आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आप नोट्स पढ़िए, पहले आप वीडियो सुनिए, फिर आप नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ने से आपको पूरा अध्याय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप पढ़िए। अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अपने मत भी, अपने विचार भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।